हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि हमने हमारे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हम कुछ टॉपिक्स हमारे कवर कर चुके हैं। उनमें से एक टॉपिक हमारा फोर्स के बाद का जो टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। कल हम लोग फ्रिक्शन के बारे में सीख चुके हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं और फ्रिक्शन के लॉज कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ फ्रिक्शन पे मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। अब जो हम सीखने वाले हैं वो होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी दो सरफेस के बीच में होता है। हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि जो फ्रिक्शन होता है दैट इज ऑपोजिंग ऑफ फोर्स। आप जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना होता है। जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी सेकंड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एक फोर्स काम करता है और वो फोर्स होता है आपका फ्रिक्शन, जो आपके ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। अगर मोशन में है तो रोक देगा और रुका है तो आपको मोशन में भी ला सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसा मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे डेफिनेशन कराऊंगी, देन उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे मैथमेटिकली टर्म जो हमारी है उससे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस। फ्रिक्शन के लिए किसी भी दो सरफेस का होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट अगर हवा में है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग जाएगा, नो। जब तक ये किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रिक्शन के लिए जरूरत पड़ेगी हमें टू ऑब्जेक्ट्स की। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज, क्या होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन? देखिए, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, यानी कि फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो। अब ये तो थी डेफिनेशन। अब मैं आपको बताती हूं कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी मैथमेटिकल टर्म क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन, हमें पता है जो हमारा फ्रिक्शन का फर्स्ट लॉ बोलता है दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रिएक्शन के। और मैंने ये चीज आपको बता रखी है, जब हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं, यहाँ से इस साइन को हटाते हैं, इस साइन को, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे होगा म्यू। तो ये म्यू की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये निकल के आती है आपकी F/R। और ये जो म्यू है यहाँ पे दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि हमारा जो म्यू है इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन हटाने के बाद कांस्टेंट आया है वो रेशियो है फोर्स का और रिएक्शन का, जो कि यहाँ पे हमारी डेफिनेशन में भी बताया था, रेशियो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये यहाँ पे आ गया है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू में बहुत यूज होने वाला है। क्या है आपका? म्यू इज इक्वल टू F/R। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो चुका है। अब ये जो हमारी टर्म आई है ये एक वैल्यूज पे डिपेंड करती है, वो वैल्यू हमें देखनी है क्या है। सो म्यू डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। किस किस पे डिपेंड करती है वो देखते हैं। सो जो सबसे पहली चीज है जिसपे ये हमारी डिपेंड करती है वो है आपकी नेचर ऑफ आपका जो नेचर होता है ना सरफेस का, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। किस
मतलब किस नेचर का है आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो सरफेस है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दो सरफेस ले लिए, मैंने एक ये ले लिया और एक मैंने मेरा हैंड ले लिया, तो ये किस नेचर के हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा म्यू, यानी कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि कितना फोर्स लगेगा कितना नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर नीचे वाला सरफेस जो है वो मार्बल का होता, तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है अगर मैं इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाती तो इस पे फ्रिक्शन कम काम करता और ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाता, मूव कर जाता। तो ये डिपेंड करता है आपका किस पे, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे, जिसको हम बोल सकते हैं वेदर ड्राई और वेट, ड्राई और वेट, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ड्राई है या फिर आपका वेट है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि वो स्मूथ है या फिर रफ है, स्मूथ है या फिर रफ है, या फिर पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है। मान लीजिए कि आपने किसी चीज के ऊपर पेंट किया हुआ है और आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब अगर आप उसको पुश करना चाहेंगे थोड़ा सा फोर्स लगाते ही वो जो ऑब्जेक्ट होगा आपका वो इजीली क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस कवर करने में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि किस वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इसको उठा के किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रखूं तो इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन अगर इसी को ही मैं किसी रफ सरफेस पे रखूं जो स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है, तो इसको थोड़ा सा पुश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन ज्यादा काम करता है, जो कि हम फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारी ये वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जो दूसरी वैल्यू है हमारी जिसपे हमारा ये डिपेंड करता है, दैट इज मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मटेरियल ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये मटेरियल के सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका ये मूव करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल जो ये आप वैल्यू देख रहे हैं, जो हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। भाई ये जो हमारा म्यू होता है ये डिफरेंट सरफेस का डिफरेंट होता है। अगर आप ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास का अलग होता है, अगर आप किसी मान लो स्टोन की बात करेंगे उसका अलग होता है, अगर आप किसी कांच के ऊपर किसी चीज को स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली स्लाइड हो जाएगी, अगर आप सिल्वर पे किसी चीज को स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे वो भी इजीली हो जाएगी। कहने का मतलब जो स्मूथ सरफेस होता है, जिनका म्यू जो है वो कम होता है, उनपे कोई भी चीज क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है। बट अगर किसी के लिए कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स मीन आपका जो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आपके दोनों की दोनों चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन खत्म होता है, ये हमारा कोफिशिएंट निकल के आया है। कोफिशिएंट को शो किससे किया है हमने, यू से। डिपेंड किस पे करता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया जो हमारा हम यूज करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में, और जो हमारे जितने भी टर्म्स निकल के आएंगे उनमें ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। फिर उसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखिए, अब तक हम अपना फ्रिक्शन के बारे में सब पढ़ चुके हैं। हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू देखने पे हमें पता लगा इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये हमारी अदर फ्रिक्शन पे भी काम करता है, जो कि हम लोग जानते हैं। हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड आपका काइनेटिक और डायनामिक। काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन दोनों ही सेम फ्रिक्शन होते हैं, लेकिन आपका जो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो हमारा म्यू निकल के आया था, वो हमारा काइनेटिक पे भी काम करता है। जस्ट क्या होता है, हमारी म्यू चेंज हो जाता है म्यू के में। आइए चलिए उसको मैं थोड़ा आपको मैथमेटिकली करके दिखाती हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन ए बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। देखिए, फ्रिक्शन क्या होता है कि आप किसी बॉडी को हिलाना चाहते हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया बट फ्रिक्शन उसको रोकता है, तो वो होता है आपका फ्रिक्शन।
अगर बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी जस्ट अभी मूव करने वाली है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। बट अगर बॉडी आपकी मूव करना शुरू हो गई है किसी और सरफेस के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने बॉल ली और बॉल को रोलिंग कर दिया हमारा किसी भी सरफेस पे, हमारे कहीं पे भी किसी भी सरफेस के ऊपर, तो आप देखते हैं कि बॉल जो है वो मोशन में है, मोशन में आ चुकी है, मूव कर रही है, बट कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गया है, उसके अंदर एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है। अगर बॉडी मूव करते हुए भी फ्रिक्शन को कैरी करती है, इसका मतलब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन पे भी काम करता है। देखिए हमने अभी क्या निकाला, हमने निकाला म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर। तो ये तो नॉर्मली हमारा स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए है, बट हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा वो देखना है हमें। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए वी रिप्लेस एफ बाय एफ के एंड यू बाय यू के। सो वी गेट जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय आर। यहाँ जो आप यू के, ये जो के सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल है ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, जब भी हम इस फॉर्मूले को कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे हम समझ जाएंगे कि हमारे जो ये फॉर्मूला लिखा गया है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए लिखा गया है। दैट्स मीन बॉडी मोशन में है, ना तो वो स्टैटिक है ना ही वो लिमिटिंग है, वो हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन पे काम कर रही है। यानी कि वो मोशन में है, उस पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा है, वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है या फिर डायनामिक फ्रिक्शन है। तो ये हमारा चेंजमेंट आता है हमारे फॉर्मूले में, जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का था। अब देखिए uk is called the coefficient of kinetic और डायनामिक फ्रिक्शन। ये हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। इससे हमें क्या पता लगता है, देखिए जब हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, एक्चुअल में ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, वो अपोजिंग फोर्स होता है। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन वहां से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स है ना कम होता जाता है। स्टैटिक में सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लिमिटिंग में आता है और काइनेटिक में बिल्कुल कम हो जाता है। तो हमें उससे क्या पता लगा कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन है हमारा किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ये आपको हमेशा याद रखना है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होगा किससे, हमारे जो नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे। ऐसे ही अगर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लेस है, ऐसे ही हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपका लेस हो जाएगा किससे, हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से। इसका मतलब आप इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, अगर आपको मैं सिंपली लैंग्वेज में लिखवाऊं तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये याद करने में बहुत इजी होगा और बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ज्यादा होता है, देन उसके बाद होता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उससे ये फिर उसके बाद होता है, और थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही आप चाहें तो हमारी काइनेटिक के लिए भी देख सकते हैं, हमारी काइनेटिक हमेशा लेस देन होगा किससे, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने रिप्लेस किया है नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन को और हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो ये हमारी टर्म्स थी कि हम किस तरह से काइनेटिक और डायनामिक को सिंपली लिमिटिंग जो हमारा कोफिशिएंट है उससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद हम हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। देखिए हम लोग अपना कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फिनिश कर चुके हैं। हमारा अब जो टॉपिक है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा होता है, ये हमारा किसी भी दो बॉडी जो हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उन दोनों के बीच का एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैं फर्स्ट सरफेस लूंगी, जरूरी नहीं है वो हमारा कोई सरफेस हो या कोई भी हमारा फ्लोर हो, ऐसा कोई भी कंपल्सरी नहीं है। क्या पता मैंने फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट लिया हो, जो सरफेस लिया हो, वो हैंड लिया हो अपना, यानी कि कोई भी चीज हो सकती है, यानी कि आप फर्स्ट सरफेस अपना कोई भी ले सकते हैं। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, इसको समझाना कैसे है, समझना कैसे है, वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन करा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम से करा दूंगी। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस। अब ये बात तो हमें पता है कि हमारा जो फ्रिक्शन का काम होता है
चाहे वो कैसा भी फ्रिक्शन हो, वो हमेशा टू सरफेसेस के बीच में होगा, उनके कांटेक्ट में आने से होगा। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन काम ही नहीं करेगा, ऐसे ही एंगल बनेगा ही नहीं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज एंगल which the resultant of force of limiting friction F and normal reaction R। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जो एंगल बनेगा वो F यानी कि फ्रिक्शन, R यानी कि नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R, R की जो डायरेक्शन होगी उसके बीच में, और इसको डिनोट किससे करेंगे हम? थीटा से। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम डायग्राम की वे से कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको? तो देखिए बहुत आसान है, अगर आपने इसका डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। बट अगर आपके ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो आगे के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो भी इजीली समझ में आएंगे ही नहीं। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिए जैसा कि हमें पहले से ही डेफिनेशन में बोला है कि हमें सबसे पहले टू सरफेसेस लेने हैं, तो मैंने यहाँ पे हमारा फर्स्ट सरफेस ले लिया। ये सरफेस कोई भी हो सकता है, हमारी कोई टेबल हो सकती है, हमारा फ्लोर हो सकता है, एज यू विश कोई भी सरफेस हो सकता है। तो हमने जो ये लिया है दैट इज सरफेस, फर्स्ट सरफेस। अब जो सेकंड हम लेंगे वो हमारी कोई भी बॉडी हो सकती है, आपकी टेबल पे बुक हो सकती है या फिर कोई भी वुडन ब्लॉक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जब किसी सरफेस के ऊपर रखी जाती है तो वो अपना वेट क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल देती है। तो इस वुडन ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, दैट इज mg। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना वेट हमारी वुडन ब्लॉक हमारी टेबल पे लगाएगी उतना ही टेबल बुक पे भी लगाएगी, सॉरी वुडन ब्लॉक पे भी लगाएगी। तो हमारा जो ये अपोजिंग फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, वो हमारा क्या होता है? R, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन। अब ये तो हो गया हमारा mg और ये हो गया हमारा रिएक्शन R, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और क्या हो जाते हैं? इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। तभी हमारी ये वुडन ब्लॉक एकदम साइलेंट रखी हुई है टेबल के ऊपर। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वुडन ब्लॉक है, उसको मुझे उधर के साइड पुश करना है। अब अगर मुझे इसको उस डायरेक्शन में पुश करना है तो मुझे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगाया? फोर्स P, यानी कि अप्लाइड फोर्स। जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाता है? फ्रिक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो फ्रिक्शन आएगा वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और वो हमेशा तभी आता है जब आप फोर्स लगाएंगे। अगर आपने फोर्स नहीं लगाया है तो फोर्स फ्रिक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया वैसे ही हमारा फ्रिक्शन यहाँ पे क्या आ गया? अपने आप आ गया। अब हमें पता है जितना फोर्स हम लगा रहे हैं फ्रिक्शन भी उतना ही आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे इनके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। अब देखिए इसमें बोला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका R और F के बीच में होता है, बोला है ना। देखिए यहाँ पे डिफाइंड एज एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन R, यानी कि R और आपका फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपका फर्स्ट वेक्टर ये है एंड आपका सेकंड वेक्टर ये है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। जब आप किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर सारी वैल्यू किसकी रहती है? रिजल्टेंट की। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे बीच में क्या ले लिया? एक रिजल्टेंट ले लिया। ये हमने रिजल्टेंट यहाँ पे ले लिया। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने O दे दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक बना लेते हैं हमारा स्क्वायर टाइप डायग्राम, ठीक है। अब इनकी हम नेमिंग दे देते हैं, जैसे कि हमारा ये O हो गया तो इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका नाम मैं लिख देती हूँ A, ठीक है। ये O हो गया, ये हमारा B हो गया, ये मान लीजिए हमारा C हो गया। ये हमारा डायग्राम निकल के आ गया। अब जो एंगल होगा भाई वो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में होगा। देखिए रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन R मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R, यानी कि रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है ना हमारा, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आ गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये निकालना था हमें।
तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच है, जो रिजल्टेंट आया है हमारा आर और एफ के बीच में, उसके और हमारे नॉर्मल रिएक्शन आर के बीच का एंगल है। और इसको हमने क्या नाम दिया है, इसका नाम दिया है हमने क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको जो हम शो करते हैं वो किससे करते हैं, थीटा से करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा। म्यू क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ सी, इस जो मैं अब डेरिवेशन करने वाली हूँ, प्लीज अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं कौन कौन सा डेरिवेशन में आपकी वैल्यूज लूंगी, कौन कौन सा डायग्राम लूंगी। हमने अभी अभी कहा कि जो एंगल है वो किस किस के बीच का है, रिएक्शन का और हमारा जो यहाँ पे रिजल्टेंट आया इनके बीच का। तो सिंपल सी बात है, हम जो ट्राइंगल लेंगे वो भी क्या होगा, यही वाला ट्राइंगल होगा। तो ट्राइंगल ले लेती हूँ मैं यहाँ पे ए ओ सी। ये चीज समझ में आई कि मैंने यही ट्राइंगल क्यों लिया है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं हमारी वैल्यू tan थीटा की। तो अगर आप ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू देखेंगे तो वो आपकी निकल के आएगी क्या, AC बाय AO, AC बाय AO, ठीक है। अगर आप AC की यहां से वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी पैरेलल है किसके, इस लाइन के, और ये जो लाइन है ये है आपकी F मतलब आपका फ्रिक्शन। तो AC जो है इसको मैं OB के इक्वल रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। हमारा जो AO है उसको मैं OB के इक्वल OC के इक्वल रख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये हमारी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये हमारी टोटल क्या थी, R। तो देखिए ये हमारी F और नीचे क्या हो गया हमारा R। तो हमारा जो tan थीटा निकल के आया है दैट इज F बाय R। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो tan थीटा है एक्चुअल में वो म्यू ही तो है, क्योंकि वी नो दैट, हमें पता है, हमें तो भाई बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो म्यू होता है वो होता है F बाय R। तो मैं क्या उस वैल्यू को यहाँ यूज नहीं कर सकती, F बाय R इज इक्वल टू म्यू। तो ये निकल के आ गया है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका 3 मार्क्स में एग्जाम में इजीली पूछा जा सकता है। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था। आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, आपको बस ये डायग्राम अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है, इस डायग्राम का मैं एक रफ आपको बना के दिखा देती हूँ फटाफट से, ताकि आप दोबारा से याद रखें। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने एक सरफेस लिया, किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा, इसका मास नीचे की तरफ गया डाउनवर्ड, नॉर्मल हमारी डायरेक्शन आ गई R। फिर हमने देखा कि हम जब इधर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन भी अपना क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। फिर हमने देखा कि हमारा जो एंगल होता है वो रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन का। तो इस रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच में ही क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल में हमने जो वैल्यू जिसके इक्वल थी वो यहाँ पे पुट कर दी, और हमारे पास जो मेन फॉर्मूला निकल के आया दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है हमारी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसके ऊपर हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देखेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप उनको ध्यान से करेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, देन उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं स्लाइडिंग, आप इसी से ही समझ जाना चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस से स्लाइड करते हुए आएगा। अभी अभी हमने जो पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसका भी हमें रिलेशन देखना है हमारे एंगल ऑफ रिपोज के साथ। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं रिपोज एंड स्लाइडिंग, दैट्स मीन कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो किसी भी सरफेस पे स्लाइड करेगा और कहीं ना कहीं इसका जो एंगल होगा वो इसका रिपोज करेगा। बहुत इजी सी डेरिवेशन है यहाँ पे।
ये थ्योरेटिकल भी है, साथ साथ आपका डेरिवेशन भी होगा इसमें, तो दोनों ही चीजों को थोड़ा सा ध्यान से मैं भी करवाऊंगी, आप भी थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो हमारे यहाँ पे जो डेफिनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी उसको कि हमें करना क्या है। देखिए, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है, देखिए ये होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन अगर मैं इसको देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। जब कोई चीज सरफेस के साथ, अर्थ के साथ पैरेलल होती है तो हॉरिजॉन्टल होती है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो जो लेटी हुई होती है वो तो होती है हॉरिजॉन्टल, जो आपकी खड़ी हुई होती है ये होती है वर्टिकल। तो ये इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब है ना तो वो बॉडी लेटी हुई रहेगी यानी कि हॉरिजॉन्टल भी नहीं रहेगी, ना ही वो खड़ी होगी यानी कि ना ही वो वर्टिकल होगी। तो फिर ये इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब है ना ऐसे होना ना ऐसे होना। इंक्लिनेशन का मतलब है ऐसे होना, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, जिसपे से हम स्लाइड करते हैं। आपने बहुत बार पार्क जो होता है उसमें आपने एक झूला देखा होगा जिसपे से बच्चे स्लाइड करते हैं। कुछ उसी तरह से, उसी सिस्टम को जो हमारी अर्थ है उसके साथ ऐसे लगते हुए टेढ़ा रहता है, कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर से बॉडी स्लाइड करके आ सकती है, ये इंक्लिनेशन होता है। अब इसी इंक्लिनेशन को आपको एंगल ऑफ रिपोज के साथ कनेक्ट करना है। द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए प्लेन विद हॉरिजॉन्टल सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, यानी कि वो जस्ट आपकी क्या होने वाली है, स्लाइड करने ही वाली है। अब इसको डायग्राम से समझिए, आपके डायग्राम से पक्का बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ये मैंने यहाँ पे हमारी अर्थ ले ली, ठीक है। अर्थ पे मैंने एक इंक्लिनेशन क्या ले लिया, कोई भी सरफेस ले लिया। इंक्लिनेशन मैंने आपको अभी अभी बताया, इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि टेढ़ा, जिसपे से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर स्लाइड करके आ सकता है, अपने आप स्लाइड करके आ सकता है, उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों का झूला होता है, अगर बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं और यहाँ बैठते हैं तो जब वो अपना हाथ छोड़ देते हैं झूले पे से तो वो स्लाइड करके कहाँ आ जाते हैं, नीचे की तरफ। कुछ ऐसा ही आपका इस डेरिवेशन में आपको करना है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये क्या कह रहा है कि ये मिनिमम एंगल किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल विद इंक्लिनेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वही आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ये जो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये हमारा क्या है, अल्फा। अब ये अल्फा मैंने यहाँ क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही यही बोल रही है, मिनिमम एंगल मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल विद इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस। अब हमें क्या देखना है कि ये जो बॉडी है ये किस तरह से स्लाइडिंग करती है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, और ये जो मैं अब आपको करवाने वाली हूँ ना, ये टर्म आपकी उस क्वेश्चन में यूजफुल होगी जो 5 मार्क्स का होगा और कंपल्सरी आपके एग्जाम में आएगा। तो अच्छा होगा आप पहले इसको अभी से ही बहुत अच्छे से समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन से पहले, डेरिवेशन हम हमेशा डायग्राम से करते हैं, तो पहले हमें डायग्राम को समझना होगा, देखना होगा मैं कैसे कैसे एक एक टर्म बना रही हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे कोई भी इंक्लिनेशन हमारे पास सरफेस थी, मैंने इसमें कोई भी एक बॉडी रख दी। अब बॉडी जब रखी जाएगी तो कुछ इसी तरह से रखी जाएगी, इंक्लाइन नहीं रखी जाएगी। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉडी है और ये इस पे ऐसे रखी है, तो जब मैं अपने हाथ को इंक्लाइन कर लूंगी तो बॉडी भी कैसे रखी जाएगी, ऐसे ही तो रखी जाएगी ना, कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही मैंने बॉडी को यहाँ रख लिया। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, ऐसे था, बॉडी ऐसे थी, तो इसका वेट कहाँ जा रहा था, ऐसे mg नीचे की तरफ। बॉडी अब थोड़ी सी इंक्लाइन हो गई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वेट भी टेढ़ा हो जाएगा। वेट तो हमेशा क्या रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली रहता है। तो बॉडी अगर ऊपर उठ भी गई है तो भी आपका जो वेट होगा बॉडी का वो अब भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और क्या होगा ये mg। ये चीज आपकी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की थी। क्या किया है मैंने, सबसे पहले बॉडी को रखा। जो बॉडी होती है वो तो भाई सरफेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने वेट को क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखा रखा है। आप अगर मैं नॉर्मली बताऊं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाती ना, थोड़ा ऐसे करके, तो आप कहते वेट भी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बॉडी के हिसाब से।
हमें इसमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे वेट दिखाया कि वेट जो है हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया, उसके बाद हमें शो करनी होती है हमारी रिएक्शन आर। तो जो रिएक्शन आर होती है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसके परपेंडिकुलर होगी तो ये कैसे होगी, कुछ इस तरह से। ये हो गई हमारी रिएक्शन आर। एमजी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है और रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये मैंने बना दी रिएक्शन आर। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एक बात बोलिए, सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। जैसे ही आपने बॉडी को रखा, बॉडी क्या करने लग जाएगी, स्लाइड, वो नीचे की तरफ आएगी। जैसे झूले पे कोई भी बच्चा अगर बैठता है, जैसे ही वो अपना हाथ छोड़ता है तो वो किधर के साइड आने की कोशिश करता है, नीचे की साइड। सेम ऐसा ही ये बॉडी भी क्या करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी। तो अब क्या होगा कि बॉडी नीचे आ रही है, बट आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो काम करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात मेन है कि जब भी बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा और बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए स्लाइड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम से स्लाइड होके नहीं आ जाता है। यानी कि बॉडी पे कौन काम कर रहा है, आपका फ्रिक्शन एफ। ये यहाँ पे आपकी मेन पॉइंट थी, मेन बात थी जो हमें यहाँ पे याद रखनी थी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जो अब मैं करने वाली हूँ। अब हमारे यहाँ पे ना हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। 3 कौन कौन सी, फर्स्ट आर, सेकंड एफ, 3 mg। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे mg को रिजोल्व करना है। अब ये रिजोल्व क्या होता है वो समझाती हूँ। जैसे हम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेक्टर का हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए बताती हूँ। नॉर्मली मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ये है और एक आपके पास वेक्टर ये है, तो आप इनका रिजल्टेंट कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में इनका रिजल्टेंट निकल के आ जाता है। जैसे ही आप रिजल्टेंट निकालते हो, इन दोनों का काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया। सेम ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है तो आप उसका क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो, तोड़ सकते हो। अगर 2 टूटे हुए का एक बनाया जा सकता है तो किसी एक का 2 भी बनाया जा सकता है। कैसे, इसको बीच में रखना है और इसके परपेंडिकुलर दोनों साइड क्या बना देंगे, वेक्टर्स। समझ में आया। तो हम यहाँ पे mg को क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स है पहले वो बता देती हूँ, फिर आपको रिजोल्व करके दिखाऊंगी। देखिए, वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। वेट भी एक तरह का फोर्स होता है जो हमारी सरफेस पे लगता है, तो वेट को भी हम क्या बोलेंगे, फोर्स ही बोलेंगे। आर आपका रिएक्शन है, ये भी एक तरह का फोर्स है। जो फ्रिक्शन है आपका, ये भी फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, आपके फोर्स इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारे फोर्स आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं। देन वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, आपका जो वेट mg है वो क्या है, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। ये टर्म्स आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आनी है। देन इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर, जो आपकी रिएक्शन आर है वो आपकी हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। नेक्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एक्टिंग अप द प्लेन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्लेन पे आपका काम करेगा, प्ले करेगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, mg नाउ वी आर रिजोल्विंग mg in mg cos theta and mg sin theta। आपको याद हो तो मैंने ये आपको बताया था, जब आप किसी भी एक वेक्टर को 2 में तोड़ते हैं तो आपके कैसे टूटते हैं, mg यानी कि cos थीटा में और sin थीटा में। हॉरिजॉन्टल वाला आपका cos थीटा होता है और वर्टिकल वाला आपका sin थीटा होता है। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने वेक्टर्स कराया था। तो जब मैं यहाँ पे mg को तोड़ूंगी तो इसको तोड़ना कैसे है, इसको बीच में रखना है और जो बाकी की लाइंस होंगी वो इसके क्या होनी चाहिए, बिल्कुल साइड में। तो देखिए किस तरह से टूटेगा। सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन तोड़ी इसकी, क्योंकि मुझे mg बीच में रखना है। तो ये वाला जो हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा। सॉरी, यहाँ पे हम थीटा नहीं लेंगे, अल्फा लेंगे। अल्फा क्यों लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात कर रहे हैं और एंगल ऑफ रिपोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो जब मैंने mg को तोड़ा तो पहला जो मेरा वेक्टर आया दैट इज mg cos अल्फा। अब जब mg के सेकंड पार्ट को तोड़ूंगी तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा।
दैट इज mg sin थीटा sin अल्फा सॉरी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा mg sin अल्फा। बस अब हमारा काम हो चुका है, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट जो वैल्यू जिसके इक्वल आई है उस वैल्यू को उसके इक्वल रखना है। ठीक है, देखिए दोबारा से एक बार मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको डायग्राम में कोई भी कंफ्यूजन हो या आप डायग्राम में कोई भी गड़बड़ करके आए, क्योंकि जो भी काम होना है वो सारा डायग्राम से होना है। आगे कुछ भी नहीं है डेरिवेशन में, सारा का सारा खेल आपके डायग्राम का है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक स्लाइडिंग सरफेस लिया, उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, मैंने ऑब्जेक्ट के मास को क्या किया, वर्टिकली डाउनवर्ड किया, फिर एक रिएक्शन बनाई आर जो कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। फिर मैंने कहा कि अगर ये अल्फा है, एंगल ऑफ रिपोज है, तो हम mg को क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे, तोड़ देंगे। तो मैंने तोड़ा पहले ऐसे जो कि mg cos थीटा बना, और फिर तोड़ा ऐसे जो कि mg sin थीटा बना। मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा, क्योंकि मुझे mg को बीच में लेके आना था। तो बीच में लेके आना था तो एक नीचे के साइड तोड़ा और एक ऊपर के साइड तोड़ा। बस ये हमारा क्या हो गया है, डायग्राम एकदम रेडी हो गया है। अब हमें वैल्यूज को एक दूसरे के सामने जो जिसके इक्वल है बिल्कुल वैसे रखना है। तो स्टार्ट करें, अब बहुत इजी काम करने वाले हैं। अब हम देखिए, अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब आप एक वेक्टर को दो में तोड़ते हैं तो अब उनका काम शुरू हो जाता है, अब mg का काम खत्म। अब आप mg को भूल जाइए कि mg है भी, क्योंकि mg को अब हमने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया है। अब जो mg के रिजोल्विंग वेक्टर है सिर्फ उनका काम बचा है, mg को भूल जाइए। देखिए, जब हम मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर लेते हैं और उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, मान लीजिए मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया ये r, तो अब इन दोनों वेक्टर का काम खत्म। अब सारा काम किसका रहेगा, रिजल्टेंट का रहेगा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास कोई एक रिजल्टेंट है, उसको वेक्टर्स रिजोल्व करेंगे कुछ इस तरह से, तो इस रिजल्टेंट का काम खत्म। अब जो रिजोल्विंग वेक्टर्स है उनका काम शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, mg को भूल जाना है, बाकी जो भी टर्म आपकी बची है उसको देखना है। अब अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपकी रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन R और mg cos अल्फा एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। क्या आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से, R और mg cos अल्फा एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय डायग्राम हम क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल टू mg cos अल्फा, दैट इज इक्वेशन 1। क्योंकि हमें साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि R जो है mg cos अल्फा के बिल्कुल सामने है, और अगर ये सामने है तो एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। बैलेंस किए हुए हैं मतलब एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि mg sin अल्फा भी किसके सामने है, f के, तो हम इनको भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू mg sin अल्फा, that is equation 1. Now dividing equation 2 by 1. अब equation 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, तो f by r is equal to mg sin alpha by mg cos alpha। mg आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा आपका f by r इज इक्वल टू tan अल्फा। और आप लोगों को बहुत अच्छे से यह बात पता है, f by r क्या होता है, हमारा म्यू, यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये f by म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के, दैट इज tan अल्फा। ये आपका आ गया एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। और आप लोगों को एक बात और पता है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आपका जो म्यू होता है वो एक टर्म और आई थी हमारी tan थीटा, तो मैं म्यू की जगह क्या रख सकती हूँ, tan थीटा। तो पुट कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो tan आपका कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो ये यहाँ पे रिलेशन आ गया आपका किसका, एंगल ऑफ रिपोज का और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। कितना इजी था। डायग्राम में जो आपने डेरिवेशन यहाँ की है ना, डेरिवेशन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ सारा का सारा जो काम था वो हमारे डायग्राम का था। अगर आपने डायग्राम को बहुत अच्छे से समझा है, देखा है, तो आपको ये डेरिवेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है भी तो सिर्फ यहाँ होगी कि मैंने mg को mg cos अल्फा और mg sin अल्फा में क्यों चेंज किया। देखिए ये हमें डेरिवेशन के लिए करना पड़ा क्योंकि हमें एंगल ऑफ रिपोज लेके आना था, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना ये कैसे किया है, और किया कैसे है। mg को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और mg को बीच में रखना था, इसलिए हमारा ये ऊपर नीचे आया है। इसको और किसी तरीके से बीच में लाने का कुछ था नहीं सिस्टम। अगर आप करके भी देखेंगे तो ये आएगा नहीं, ये दो एक ही कंडीशन में आएगा जो मैंने किया है। mg यहीं पे और इसको बीच में लाना है, तो बाकी के दोनों टर्म्स हमने साइड में रखी है। तो ये क्या हो चुका है आपका, ये आपका हो चुका है यहाँ पे आपका जो डेरिवेशन था वो हम कंप्लीट करा चुकी हूँ। हम रिलेशन देख चुके हैं, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। देखिए एक बात और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आए, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग। क्वेश्चन आ सकता है वो गिव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस क्वेश्चन में भी आपको ये पूरी टर्म करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं निकालेंगे ये वाली जो वैल्यू है हमारी, तो आप म्यू को रखेंगे कैसे tan थीटा, तब तक आप रिलेशन निकाल नहीं पाएंगे अगर आप म्यू इक्वल टू tan थीटा नहीं रख पाए तो अगर आपसे रिलेशन भी पूछा जाता है दोनों एंगल के बीच में, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, तो भी आपको ये पूरी डेरिवेशन और पूरा ये डायग्राम करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम को, ये जो मैंने अभी आपको कराया है, इसको अच्छे से करके देखिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ये जो डायग्राम है ना, इसको कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स आप इसको एक बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको आ गया तो हमारी जो अभी अपर लेवल की थोड़ी सी डेरिवेशन है, थोड़ी सी टफ डेरिवेशन कहना चाहूंगी उसको करने में आपको इजी हो जाएगा, अगर आपको ये आता है तो। अगर आपको रिजोल्व करना नहीं आता, देखिए इसमें सिर्फ एक ही टर्म को रिजोल्व करना है। अब जो मैं नेक्स्ट कराऊंगी इसमें आपको 2 टर्म्स को रिजोल्व करना होगा एक ही डायग्राम में। तो आपको पहले एक टर्म अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप सेकंड कर पाओगे। तो आई होप आपको